तो आज हम आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले जो हमने आपको टॉपिक समझाया था वो था 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और वो जो सुधार है वो सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। भारत जब सांप्रदायिकता बढ़ी भारत में तो विरोध हुआ, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया और जो कांग्रेस थी उसने भी विरोध किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक अगला सुधार प्रयास किया और जिसमें मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वजह से 1919 के जो अधिनियम है जिसको अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय भारत सचिव जो ब्रिटेन में होता था पद, जिसे अपन ने 1858 के अधिनियम से सृजित किया था, वहाँ मॉन्टेग्यू थे और जो वायसराय थे भारत में वो चेम्सफोर्ड थे। दोनों ने मिलकर भारत के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की, नए सुधार प्रस्तुत किए, जिन्हें अपन कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। चूंकि ये जो शासन है या जो अधिनियम है वो उत्तरदायी सरकार के लिए भी जाना जाता है। ये चाह रहे थे कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रारंभ हो, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ हो। तो उसका ही इन्होंने प्रयास किया और उसी के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया, मतलब प्रांतों में दोहरी सरकार का प्रारंभ किया, ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रारंभ किया। तो ड्यूअल गवर्नमेंट होती क्या थी कि जो विषयों की सूची थी उन्होंने दो भागों में बांट दी, एक केंद्रीय सूची और एक प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में जो विषय थे वो तो थे ही महत्वपूर्ण क्योंकि वो केंद्र स्तर पर थे, लेकिन जो प्रांतीय सूची थी उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक को उन्होंने कहा आरक्षित विषय और एक को उन्होंने कहा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो इतने महत्वपूर्ण विषय थे जैसे वित्त, कानून, सिंचाई, खनिज, भूराजस्व। ये सभी महत्वपूर्ण विषय और वित्त से संबंधित कि इनके बगैर इन विषयों का कोई भी महत्व नहीं। जैसे अगर कृषि यहाँ है और सिंचाई यहाँ है तो कृषि सिंचाई के बगैर बेकार है, कोई महत्वपूर्ण उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। स्थानीय शासन, साफ सफाई, स्वास्थ्य बगैर पैसे के संभव ही नहीं है। लेकिन जो उत्तरदायी गवर्नमेंट थी वो इन विषयों के लिए थी, हस्तांतरित के लिए, हस्तांतरित विषयों के लिए। तो जब हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी सरकार की बात हो रही थी, इन पर जो नियम कानून बनाया जाएगा और इन पर जो शासन करेगा वो वायसराय अपने उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से करेगा। लेकिन चूंकि ये जो सब्जेक्ट थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इनमें उत्तरदायित्व की ज्यादा विशेष जरूरत नहीं थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उन पर जो वायसराय है वो अपनी जो परिषद है उसके माध्यम से कार्य करेगा, जो किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो विषयों की दो सूचियां बांटी गई, फिर प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया, इसको ही कहा गया प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपबंध है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम से लाया गया और वो था क्या। दूसरा, लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय, आप देखते हैं वर्तमान समय में हर जगह उच्चायुक्त कार्यालय है भारत के। तो ऐसे ही भारत का पहला लंदन में कार्यालय स्थापित किया गया, जिसे अपन उच्चायुक्त कार्यालय बोलते हैं। और जैसे ही स्थापित हुआ तो जो भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया। आज उसको एम्बेसडर राजदूत बोलते हैं, वहां पर बैठता है। अगला, केंद्र में दो सदन की व्यवस्था की गई। जैसे संसद में आज दो सदन होते हैं तो पहली बार ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई। एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा और एक को कहा गया राज्य परिषद। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, इसमें एक यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया। सीएजी के पद की व्यवस्था की कि सीएजी का पद भी होना चाहिए। केंद्र व प्रांतों में जो पहले क्या था,
प्रांतों के लिए भी केंद्र ही बजट बनाता था, लेकिन अब कहा गया कि जो प्रांत हैं वो अपने लिए अलग बजट बनाएंगे और वो अपने यहाँ चर्चा करेंगे उसके बाद। और अगर केंद्र और प्रांत या फिर केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद में कोई दिक्कत होती है तो संयुक्त बैठक दोनों की जाएगी। तो जो हम आज वर्तमान में भारत के संविधान में आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त बैठक की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा प्रांतों में एक सदन की व्यवस्था की गई, जैसे आप देखते हो हमारे यहाँ अधिकांश प्रांतों में क्या है, एक सदन विधानसभा ही है, तो उसकी व्यवस्था की गई। तो ये 1919 के अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान थे। आने वाले पीएससी के एग्जाम में हो सकता है कि एक आध प्रश्न इससे आए, तो आप लोगों को 1919, 1935 और 1909 तीनों ही अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि हमेशा इन अधिनियमों से क्वेश्चन आता है और पीएससी में तो खास करके आता है। और मेंस में भी आप देखोगे तो कई बार 1919 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाइए, 1919 के अधिनियम ने क्या क्या सुधार किए उनके बारे में बताइए, तो वो सब चीज़ें तो देखने को मिलती है। अगला अपन पीएससी के एग्जाम के पहले 1935 का अधिनियम भी पढ़ लेंगे और आपका ये पूरा जो संवैधानिक विकास है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। 35 के बाद फिर वही स्वतंत्रता अधिनियम है, उसके पश्चात फिर हम संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।